नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं उमंग भाग 2 हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 10वीं का 9वां पाठ बाल अदालत। ठीक है बच्चों, तो इस बाल अदालत इस लेसन में हमें उन्मुखीकरण दिया गया है जो हम रीड करेंगे। हरे भरे जंगल, चहचहाते पक्षी आज कल्पना के विषय बन गए हैं। यहाँ पर कहा गया है जो हरे भरे जंगल होते हैं और चहचहाते पक्षी है, यह सिर्फ क्या है, हम लोग इमेजिन कर सकते, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। भूकंप, बाढ़ आदि प्रकृति की ओर से मनुष्य को दी गई चेतावनी है, परंतु सब कुछ जानते हुए भी आज मानव इसे अनदेखा कर रहा है। यहाँ पर कहा गया है कि भूकंप, बाढ़ यह सब क्या कर रहे हैं, हमें चेतावनी दे रहे हैं, मगर ये जो मनुष्य है इसे देखकर भी क्या कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। वास्तविकता यह है कि बढ़ती आबादी और आधुनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जंगलों को बड़ी बेरहमी से काटा गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे यानी लोगों की संख्या बढ़ रही है ना, यानी औद्योगिकरण बढ़ रहा है, तो उस वजह से क्या हो रहा है, बेरहमी से जो है पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसके कारण मौसम चक्र बदला और परिणाम स्वरूप कहीं सूखा और कहीं बाढ़ देखने को मिलती है। इसकी वजह से क्या हुआ है, जो मौसम का चक्र है वो बदलते जा रहा है और उसकी वजह से हमें कहीं पर सूखा गिर रहा है या तो कहीं पर बाढ़ आ रही है। मनुष्य आज पेड़ पौधों से नाता तोड़ने के दुष्परिणाम झेल रहा है। मनुष्य क्या कर रहा है, दुष्परिणाम झेल रहा है मौसम से, यानी क्या, पेड़ पौधों से अपना नाता तोड़ने के वजह से दुष्परिणाम मीन्स उसके जो दुष्परिणाम हो रहे हैं वो हम लोग झेल रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न हमें पूछा गया है, पहला प्रश्न हमें पूछा गया है, मनुष्य किस प्रकार प्रकृति पर आश्रित है। इसका आंसर हम लिख सकते हैं, मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति पर आश्रित है। वह प्रकृति से ही अन्न, जल, हवा आदि ग्रहण करता है। प्रकृति के बिना उसका जीवित रहना असंभव है। मौसम चक्र में परिवर्तन के प्रमुख कारण कौन से हैं? मौसम चक्र में परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण पर्यावरण में असंतुलन है। जनसंख्या वृद्धि और आधुनिक जीवन की बढ़ती हुई विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई की गई है, जिसके कारण पर्यावरण में बदलाव आया है। तीसरा प्रश्न, जंगलों के काटे जाने के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, जंगल काटे जाने से पर्यावरण में प्रदूषण फैल गया है और पर्यावरण में तेजी से असंतुलन फैल रहा है। जंगलों की निरंतर कटाई ने प्राकृतिक आपदाओं को निमंत्रण दिया है। यहाँ पर उद्देश्य दिया है, देखो बच्चों, यानी लेसन हमें क्यों दिया गया है, उसका रीज़न हमें दिया गया है। छात्रों को साहित्य में एकांकी विधा से परिचित कराना, एकांकी लेखन के लिए प्रेरित करना, संवाद बोलने के कौशल का विकास करना, भाषा व रचना शैली की विविधता से अवगत कराना आदि इस पाठ के मुख्य उद्देश्य है। विषय प्रवेश हम देखेंगे बच्चों। पर्यावरण के बिगड़ने से आगामी भविष्य में और कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, इसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है बच्चों, तो ये एकांकी है, एकांकी मतलब इंग्लिश में कन्वर्सेशन हम जिसे कहते हैं वो है। तो इसमें कुछ पात्र दिए गए हैं, 6 पात्र है, जिसमें से पहला पात्र है न्यायाधीश, सरकारी वकील, दूसरा, तीसरा प्रतिवादी वकील, चौथा दरबार, 5वां घिसाराम लकड़ी व्यापारी और छठा है किरोड़ी मल फैक्ट्री का मालिक। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 6 पात्र दिए गए हैं जो अपने अपने डायलॉग्स बोलेंगे। बच्चे खेल खेल में अभिनय कर रहे हैं। मंच पर अदालत का दृश्य है। सामने एक बड़ी कुर्सी पर न्यायाधीश विराजमान है। काले कोट पहने 2 वकील न्यायाधीश के सामने खड़े हैं। दरवाजे पर एक दरबान खड़ा है। तो यहाँ पर आपको दृश्य बताया गया है कि बच्चों की जो अदालत है वो कैसे है। वो लोग खेल खेल में अदालत उन्होंने हमें मंच पर दिखा रहे हैं कि न्यायाधीश विराजमान है, मीन्स अपने चेयर पर बैठे हैं जज, और वो काला कोट पहनकर है। दरवाजे पर एक दरबान है। न्यायाधीश मेज पर हथौड़ा बजाते हुए ऑर्डर ऑर्डर, आज का पहला मुकदमा प्रस्तुत किया जाए। ठीक है बच्चों, अगर आपने कभी टीवी पर देखा होगा तो आपको भी वैसे ही यानी इस तरीके से ही बताया जाता है कि जो जज होता है वो अपना हथौड़ा मारते हैं और कहते हैं
ऑर्डर ऑर्डर, है ना। तो यहाँ पर वकील यानी जो न्यायाधीश है वो यही कह रहे ऑर्डर ऑर्डर, और आज का जो केस है वो शुरू किया जाए, पहला केस। सरकारी वकील जो है वो कह रहे हैं, महोदय आज का पहला मुकदमा लकड़ी के व्यापारी घिसाराम के विरुद्ध है। उस पर यह आरोप है कि वह अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करके जंगल को वीरान कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पहला केस बताया गया है, किस पर है, लकड़ी के व्यापारी घिसाराम के विरुद्ध है। उस पर आरोप है कि वह क्या कर रहा है, अंधाधुंध मीन्स बिना सोचे समझे पेड़ों की कटाई कर रहा है और जंगल को नष्ट कर रहा है, वीरान कर रहा है। न्यायाधीश, अभियुक्त घिसाराम को हाजिर किया जाए। न्यायाधीश कहते हैं कि उसे हाजिर किया जाए। दरबान, घिसाराम पुत्र भीकाराम हाजिर हो। घिसाराम अदालत के कटघरे में आकर खड़ा होता है और गीता पर हाथ रखकर शपथ लेता है। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों टीवी पर कि अगर जो भी यानी व्यक्ति आता है कोर्ट में, जो यानी बयान देने के लिए आता है, वो एक गीता यानी जो बुक होती है उस पर हाथ रखकर कसम खाता है कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा। तो सेम यही दृश्य यहाँ पर हमें बताया गया है। घिसाराम, मैं शपथ लेता हूँ कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। घिसाराम जो है वो क्या कहते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ, गीता की शपथ लेता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा और कुछ भी नहीं कहूँगा। सरकारी वकील, घिसाराम आप पर जो आरोप लगाया गया है उसके बारे में क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे। जो सरकारी वकील है वो कह रहे हैं जो तुम्हारे पर यानी आरोप लगाया गया है घिसाराम, उसके बारे में आप अपने तरफ से कुछ बोलना चाहोगे, कुछ सफाई देना चाहोगे। घिसाराम कहता है, न्यायाधीश जी मेरे ऊपर लगाया गया इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद है। लकड़ी का व्यापार हमारा खानदानी पेशा है। रही पेड़ काटने की बात, सो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। यहाँ पर घिसाराम कहता है कि मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो क्या है, बेबुनियाद है, बिल्कुल झूठा है, क्योंकि मेरा जो व्यापार है, हमारा खानदानी पेशा है कि हम लोग लकड़ी का व्यापार करते हैं। और रही पेड़ काटने की बात, तो अगर घोड़ा घास से ही अगर दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, है ना। यहाँ पर फिर सरकारी वकील कहते हैं, अच्छा तो यह बताइए कि क्या आप पेड़ काटने से पहले अनुमति लेते हैं। सरकारी वकील ने कहा, पेड़ काटने के पहले क्या तुम परमिशन लेते हो। घिसाराम हंसते हुए, वकील साहब भला पेड़ से क्या अनुमति लेना। घिसाराम कहता है, हंसता और कहता है, साहब मैं पेड़ को कैसा परमिशन पूछना। प्रतिवादी वकील, योर ऑनर मेरा मुवक्किल अधिक पढ़ा लिखा नहीं है। जो प्रतिवादी मीन्स अपोजिट में जो वकील होता है, लड़ने वाला, वो क्या कहता है कि मेरा जो मुवक्किल है मीन्स मेरा जो मैं जिसके लिए केस लड़ रहा हूँ वो क्या है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। वह एक सीधा साधा लकड़ी का व्यापारी है। वह क्या है, एक सीधा सिंपल सा क्या है, लकड़ी का व्यापारी है, जो लकड़ी काटने व बेचने का अपना पुश्तैनी धंधा कर रहा है। जो कि क्या कर रहा है, लकड़ी काटने का अपना जो पुराना व्यवसाय है वो चला रहा है। सरकारी वकील, न्यायाधीश महोदय कानून से अनजान होना किसी अपराध को कम नहीं करता। यूँ भी घिसाराम जिस इलाके से पेड़ कटवा रहा था उस क्षेत्र में जाने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है, फिर पेड़ काटने का तो प्रश्न नहीं पैदा होता। सरकारी वकील ने क्या कहा, न्यायाधीश महोदय मीन्स जज साहब, कानून से अनजान होना एक अपराधी है ना। उन्होंने कहा यह एक अपराधी है क्योंकि घिसाराम जिस इलाके से पेड़ काट रहा है वहाँ पर क्या है, जाने के लिए प्रतिबंध है, मीन्स मनाही है। प्रतिवादी वकील, योर ऑनर घिसाराम को साफ साफ अपराधी नहीं ठहराया जा सकता, वह निर्दोष है, अतः उसे कोई सज़ा देना मुनासिब नहीं है। प्रतिवादी वकील जो होता है अपोजिट का, वो कहता है साहब कि इसे डायरेक्टली हम लोग अपराधी नहीं कह सकते, है ना। मेरा जो मुवक्किल है वो क्या है, निर्दोष ही है, हम उसे सज़ा नहीं दे सकते। सरकारी वकील कहता है, महोदय मेरा मानना है कि घिसाराम ने अवश्य ही कानून को तोड़ा है। यदि इस प्रकार कानून तोड़ने वाले को माफ़ कर दिया गया तो लोगों पर इसका गलत असर पड़ेगा और सभी अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट काट कर पर्यावरण को हानि पहुंचाने रहेंगे।
अतः घिसाराम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, जिससे भविष्य में कोई भी इंसान पेड़ काटने की गुस्ताखी न कर सके। ठीक है बच्चों, सरकारी वकील कहता है कि कानून तोड़ने वाले को सच में सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर इसे सज़ा नहीं मिलेगी तो दूसरे लोग भी यही कानून तोड़ेंगे और इससे क्या होगा, पेड़ों को लोग काटते जाएंगे और उसकी वजह से पर्यावरण में क्या होगा, बदलाव होगा, है ना। और अगर हम इसे कड़ी से कड़ी सज़ा देते हैं तो कोई भी फिर से यह गुनाह नहीं करेगा और पेड़ों को नहीं काटेगा। न्यायाधीश, अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस निर्णय पर पहुंची है कि निसंदेह घिसाराम कानून से अनजान है, किंतु उसने गंभीर अपराध किया है। इसलिए अदालत घिसाराम को यह आदेश देती है कि वह भविष्य में किसी भी पेड़ को काटने से पूर्व वन विभाग से अनुमति लेगा। इसके साथ ही अदालत घिसाराम को हुक्म देती है कि वह अपने गांव के चारों तरफ 100 पेड़ लगवाएगा और अगले वर्ष तक उनकी देखभाल करेगा। न्यायाधीश कहते हैं भले ही घिसाराम ने अपराध किया है, उसे पता नहीं था, अनजाने में ही, मगर उससे अपराध तो हुआ है तो उसकी सज़ा तो उससे मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर जज ने उन्हें फैसला सुनाया है कि वह घिसाराम अपने गांव की चारों ओर 100 पेड़ लगाएगा और अगले 1 साल तक उसकी देखभाल करेगा। घंटी बजती है, सभी मंच से बाहर हो जाते हैं। न्यायाधीश, ऑर्डर ऑर्डर, आज का अगला मुकदमा प्रस्तुत किया जाए। दूसरा केस क्या है, न्यायाधीश पूछते हैं कि उसे प्रस्तुत किया जाए, हाजिर किया जाए। सरकारी वकील कहते हैं महोदय, आज का अगला मुकदमा गांव के बाहर लगी फैक्ट्री के मालिक सेठ किरोड़ी मल के विरुद्ध है। सरकारी वकील कहते हैं दूसरा जो मुकदमा है वो किसके बारे में है, फैक्ट्री के जो मालिक है उनका नाम है किरोड़ी मल, इनके विरुद्ध है। उस पर आरोप है कि वह फैक्ट्री के गंदे पानी और तमाम कूड़े कचरे को गांव के पास बहने वाली नहर में फेंकता है, जिससे नहर का पानी प्रदूषित हो रहा है। फैक्ट्री की चिमनियों से निकलने वाला धुआं भी ग्रामवासियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। जो किरोड़ी मल है उस पर यानी कहा गया है कि उस पर इल्ज़ाम है कि वो क्या कर रहा है, अपने फैक्ट्री का जो कूड़ा कचरा है वो गांव में जो बहने वाली नहर है उसमें डाल रहा है। उसकी वजह से पानी जो है नहर का वो प्रदूषित हो रहा है, उससे लोगों की तबीयत खराब हो रही है और जो चिमनी है उससे जो धुआं निकल रहा है उससे भी लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। न्यायाधीश, किरोड़ी मल को हाजिर किया जाए। दरबान कहता है किरोड़ी मल हाजिर हो। सेठ किरोड़ी मल कटघरे में आकर खड़ा होता है, गीता पर हाथ रखकर शपथ लेता है। सेम जैसे पहले होता है वैसे ही ये भी सीन बताया गया है। सेठ जो किरोड़ी मल है वो आता है और सेम गीता पर हाथ रखता है और शपथ लेता है कि मैं जो भी कहूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। किरोड़ी मल, मैं शपथ लेता हूँ कि जो कहूँगा, सत्य के सिवा और कुछ भी नहीं कहूँगा। सरकारी वकील, किरोड़ी मल जी, आपकी फैक्ट्री कब से चल रही है? किरोड़ी मल, यही पिछले 4-5 साल से। सरकारी वकील जो है वो किरोड़ी मल से पूछता है कि आपकी फैक्ट्री कितने साल से चल रही है? किरोड़ी मल कहते हैं यही 4-5 साल से हमारी फैक्ट्री चल रही है। सरकारी वकील फिर से क्वेश्चन पूछते हैं, आप यह बताएं कि आप फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी को कहाँ फेंकते हैं? किरोड़ी मल, वकील साहब, गंदा पानी कहीं बाहर फेंकने की क्या ज़रूरत है? पास में ही नहर बहती है, उसी में फैक्ट्री का गंदा पानी भी बहकर दूर चला जाता है। आसपास गंदगी फैलाने से तो बीमारियां फैलने का खतरा रहता है ना। यहाँ पर क्या होता है, सरकारी वकील पूछते हैं कि जो आपकी यानी फैक्ट्री है उसका गंदा पानी कहाँ आप डालते हैं? तो किरोड़ी मल कहता है यहाँ वहाँ फेंकने की क्या ज़रूरत है, जब पास से ही नहर बहती है तो नहर में ही हम लोग वो गंदा पानी डाल देते ताकि वह दूर जाए। अगर आसपास डाला तो क्या होता है, गंदगी से बीमारियां फैलने का खतरा है, इसलिए हम लोग उस नहर में डालते हैं और नहर क्या करता है, वो दूर लेकर चले जाता है। सरकारी वकील फिर से पूछते हैं, सेठ जी क्या आप जानते हैं कि ऐसा करके आप नहर के जल को भी प्रदूषित कर रहे हैं? किरोड़ी मल, वकील साहब आप कैसी बात करते हैं, हमने तो बचपन से ही बड़े बूढ़ों से सुना है कि बहता पानी तो सदा शुद्ध होता है, उसे कौन दूषित कर सकता है? यहाँ पर जो सरकारी वकील है वो कह रहे हैं आपको पता है, आप जो गंदा पानी फेंक रहे हो उससे नहर का पानी भी गंदा हो रहा है, दूषित हो रहा है।
तो यहाँ पर किरोड़ीमल कह रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे तो हमने सुना है जो बहता पानी रहता है वो हमेशा क्या रहता है, शुद्ध रहता है, उसे कौन गंदा कर सकता है। सरकारी वकील, आप पर यह आरोप भी है कि आपने गांव की हवा को भी अशुद्ध कर दिया है। उन पर यह भी आरोप है कि आपने गांव का जो हवा है उसे भी क्या कर दिया है, दूषित कर दिया है। प्रतिवादी वकील कहते हैं, योर ऑनर, मेरे मुवक्किल पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। असलियत यह है कि किरोड़ीमल अपनी मेहनत के दम पर साधारण मिस्त्री से सेठ किरोड़ीमल बना है, इसलिए गांव के लोग किरोड़ीमल से ईर्ष्या करते हैं। उसके बाकायदा अनुमति लेकर गांव से बाहर फैक्ट्री लगाई थी। अब गांव ही फैलते फैलते वहां पहुंच गया तो इसमें किरोड़ीमल का क्या कसूर है। उन्होंने कहा, जो प्रतिवादी वकील उन्होंने कहा कि जो गाँव वाले वो सब उससे जलते हैं, क्योंकि हमारा जो यानी किरोड़ीमल है वो क्या है, पहले मिस्त्री था छोटा सा, अभी वो इतना बड़ा यानी फैक्ट्री उसने खोल दिया, तो इसलिए गांव वाले सब जलते हैं। हमने तो गांव के बाहर खोली थी, मगर गांव वाले खुद ही फैलते फैलते यहाँ तक आ गए हैं। सरकारी वकील, महोदय, मेरे साथी वकील ने तो वही बात कर दी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यह ठीक है कि सेठ किरोड़ीमल को फैक्ट्री बनाने की स्वीकृति किसी ने नहीं दी थी। फैक्ट्री कानून के अनुसार जितनी ऊंची चिमनियां होना चाहिए, इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम यह है कि जब भी हवा का रुख बस्ती की ओर होता है तो चिमनियों से निकलने वाला धुआं सारे ग्रामवासियों का सांस लेना दुभर कर देता है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब गांव के हर घर में कोई न कोई सांस का रोगी होगा। यहाँ पर कहा है सरकारी वकील ने, आप तो ऐसा कह रहे हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो आपको किसी ने अनुमति नहीं दी है, ऊपर से सरकार ने यानी जितना यानी चिमनियों का हाइट रखनी चाहिए उतना आपने उसको भी फॉलो नहीं किया है। उसकी चिमनियों की हाइट जो है वो कम है, उसकी वजह से जब भी यानी हवा गांव की ओर जाती है, दिशा में बहती है, तो ये धुआं पूरा गांव की दिशा में ही बहता है और उससे लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। तो वो दूर दूर नहीं है कि वहाँ पर यानी सांस लेने की परेशानियाँ लोगों को होने लगेगी। प्रतिवादी वकील, योर ऑनर, मुझे अपने साथी वकील की दलील पर हंसी आती है। भला हवा पर भी किसी का जोर चला है, उसका जी चाहे उधर ही बहने लगती है, उस पर तो कानून की बेड़ियाँ नहीं डाली जा सकती। प्रतिवादी जो वकील रहते हैं अपोजिट वाले, वो कहते हैं, योर ऑनर, मुझे तो अपने यानी सरकारी वकील पर हंसी आ रही है, क्योंकि कोई भी यानी वायु जो है अपनी हवा को कोई दिशा बदल सकता है क्या? वो तो जहाँ बहना चाहती है वो वहीं पे बहेगी, उसको कोई बेड़िया डाल के हम लोग बंद तो नहीं कर सकते। सरकारी वकील, महोदय, ठीक है कि कानून हवा या पानी पर नहीं मनुष्य पर लागू होता है, इसलिए सेठ जी फैक्ट्री की चिमनियों को तो ऊंची करवा ही सकते हैं और फैक्ट्री के कूड़े कचरे को नहर में न डालकर कहीं दूर भिजवा सकते हैं। सरकारी वकील कह रहे हैं हवा पानी पर तो हमारा यानी जोर नहीं चल सकता, मगर मनुष्य पर तो चल सकता ना, इसलिए जो महोदय है वो क्या कर सकते हैं, किरोड़ीलाल जो है वो क्या कर सकते हैं कि नहर का जो यानी गंदा पानी जो है वो नहर में ना डाले, कहीं दूर जाकर फेंके और जो चिमनियाँ हैं उनकी ऊंचाई मीन्स हाइट बढ़ा दे, इतना तो वो कर ही सकते हैं। इन्होंने वायु व जल दोनों को दूषित करके जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए मेरा आग्रह है कि इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि कोई भी भविष्य में पर्यावरण को दूषित करने का साहस न करे। यहाँ पर वकील कहते हैं, सरकारी वकील, कि इन्होंने क्या किया है, वायु व जल दोनों को दूषित करने की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए मेरा आग्रह है कि इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि कोई और भी पर्यावरण के साथ यह छेड़छाड़ ना करे। न्यायाधीश कहते हैं, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि सेठ किरोड़ीमल ने जाने अनजाने में पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है, इसलिए अदालत इन्हें हुक्म देती है कि 1 सप्ताह के भीतर यह अपनी फैक्ट्री की चिमनियों को ऊंचा करवाए, साथ ही साथ फैक्ट्री के कूड़े कचरे को नहर में आज से ही डालना बंद करें, अपने खर्चे पर उसकी सफाई की व्यवस्था करे।
गांव का धनी व्यक्ति होने के नाते सेठ किरोड़ीमल को चाहिए कि वह अपने गांव में पर्यावरण को स्वच्छ रखने वाली योजनाओं में अपनी आय का 2% भाग खर्च करके लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करें, जिससे सभी पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को लेकर सजग हो सके। अब अदालत दरखास्त होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर न्यायाधीश ने क्या सज़ा दी है? न्यायाधीश ने कहा है कि किरोड़ीमल जो है उन्होंने क्या किया है, किरोड़ीमल जो है इसने अनजाने में ही पाप किया है, मीन्स गुनाह किया है, तो इसलिए इसे सज़ा दी जाती है कि ये क्या करेगा, जल्दी से जल्दी अपनी जो फैक्ट्री है उसकी चिमनियों की हाइट बढ़ाएगा और नहर में कचरा नहीं फेंकेगा। अपने बलबूते पर अपने पैसे से वो कचरे की साफ़ सफाई का यानी जोखिम उठाएगा। और जो भी वो कमाई करता है, यानी वो गांव में सबसे अमीर है, तो इसलिए वो जो भी कमाई करता है उसमें से 2% वह गांव की भलाई के लिए खर्च करेगा और लोगों को पर्यावरण के प्रति सजग करेगा और गांव का वातावरण सुधारेगा। और यह सब होकर अदालत दरखास्त होती है, लंबी घंटी बजती है और सब खड़े हो जाते हैं। यहीं पर जज जो है अपना फैसला सुना देता है। किरोड़ीमल एक सप्ताह के भीतर यह अपनी फैक्ट्री जो है उसकी चिमनियों की ऊंची करवाए और साथ ही साथ फैक्ट्री में जो कूड़ा कचरा है वो नहर में आज ही से डालना बंद कर दे, है ना, और अपने खर्चे से उसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था करे। और गांव का धनी व्यक्ति होने के कारण, मीन्स गांव में जो है वो सबसे ज़्यादा धनी है सेठ किरोड़ीमल, तो उसके वजह से यानी वो जो भी पैसा कमाता है उसमें से वो 2% भाग खर्च करके लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करें, मीन्स पर्यावरण की स्वच्छता के लिए वो 2% अपने कमाई से दान दे। ऐसा यहाँ पर जज ने निर्णय लिया है और वैसे ही सभा समाप्त होती है और लंबी घंटी बजती है और सब खड़े हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लेसन है बच्चों, यह एकांकी लेसन आपको दिया गया है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य जो है वो यानी जाने अनजाने में बहुत से नियमों को तोड़ता है और साथ ही जो प्रकृति है उसकी सुंदरता को भी नष्ट करता है। उसकी वजह से पर्यावरण में हमें बहुत से परेशानियों को यानी झेलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, जैसे कहीं भूकंप होता है, कहीं सुनामी होता है। तो ये सब यानी जो मनुष्य करता है उसी की वजह से यानी पर्यावरण में असर होता है, बदलाव होता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको यह लेसन समझ में आ गया होगा और हम सभी मिलकर अपने प्रकृति के लिए, अपने पर्यावरण के लिए अच्छे प्रयास करेंगे ताकि पर्यावरण अच्छे से स्वच्छ रहे और हमें कोई जीवित हानि ना हो। धन्यवाद।